हेलो डियर स्टूडेंट बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज में आ गए हैं। चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। तो ये आपका सीरीज के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है। इसके प्रीवियस में हमने 9 चैप्टर की सीरीज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाइएगा, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। मैंने वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जो फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर के, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ जो एमसीक्यू सीरीज है हमारे पास, टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज, उसके भी 2 लेक्चर आपके लाइव हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए, खास करके जो पार्ट सेकंड है जहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको कराया था। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आप वहाँ जाकर के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। चैप्टर ट्रायंगल है हमारा, इसके बारे में देखिए। ट्रायंगल चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा था बेटा। देखिए, आपको पता है कि ट्रायंगल में बेसिकली आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, कि एक प्लेन फिगर जो कि 3 साइड से बाउंडेड होता है उसे आप क्या कहते हो, ट्रायंगल कहते हो। ठीक है भाई, एक 2D प्लेन फिगर है हमारे पास इस तरीके से, जो कि 3 साइड से बाउंडेड हो रहा है, तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। अब ट्रायंगल में 2 प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी एंड सेकंड इज सिमिलरिटी। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, अब यहाँ पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी गई हमारे पास है, वो डेफिनेशन किस चीज़ की है बेटा, वो है अपने पास कॉन्ग्रेंट फिगर की। तो कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं, कि लिखा हुआ है टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज इज नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर। यानी कि कोई भी ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका जिनका साइज और जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज मतलब क्या हुआ, उनका जो शेप है वो और जो उनका साइज है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे ये हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, ट्रायंगल में अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल हमने इस तरीके से ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी और सी, और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस तरीके से कि ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए इनके कॉन्ग्रेंट होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, कि या तो इनकी सभी साइड्स आपस में कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एस एस एस, ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा था, तीनों साइडें आपस में इक्वल हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, कि अगर इनकी 2 साइडें, ठीक है, और एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो भी ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। पढ़े थे कि नहीं पढ़ा था भाई आपने। तो देखिए जो पहले जो क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारे पास ट्रिपल एस, एंड जो सेकंड क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास होता है एस ए एस, और इसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास होता है ए एस, और जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास होता है आर एच एस। ठीक है, ये चीज या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, या दो साइडों के बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, या फिर दो एंगल के बीच की करस्पॉन्डिंग साइड मिल जाए, या फिर आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ये कहाँ पे अप्लाई होती है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपको 90 डिग्री का एंगल और प्लस उसके ठीक सामने की क्या मिल जाती है, हाइपोटेनियस साइड मिल जाती है। ठीक, क्लियर, ये चीज। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे बेटा, इसको हम लोग लिखते थे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीज ऐसे तो लिखते थे हम लोग। ठीक, ऐसे तो लिखते थे भाई, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं किस पर, सिमिलर फिगर पे। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, अगर कोई बात करता है सिमिलर फिगर की, सिमिलर फिगर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, कि ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनमें क्या होता है, जिनका जो शेप है, शेप है वो कैसा है, सेम है, और जो साइज है वो कैसा है, डिफरेंट है। साइज कैसा दिया गया बेटा, डिफरेंट दिया गया, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। कैसे, मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, और एक ये बनाया हुआ सर्कल, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहोगे कि इनका जो शेप है वो तो सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। लेकिन आप ये कहोगे कि दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसीलिए इनका जो साइज है उसमें क्या आ गया, अंतर आ गया, साइज में डिफरेंट आ गया। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है बेटा, ये सिमिलर फिगर है हमारे पास। क्लियर, ठीक है। अब आपने देखा होगा, अगर हम लोग बात करें लिविंग थिंग्स में, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं बेटा, वो उनके जैसे ही दिखते हैं भाई। शेर का बच्चा शेर जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। किसी भी आप ले लो, कोई भी ले लो, फिश का देख लो, फिश का दिखाई पड़ेगा, तो क्या होगा, ये सिमिलर है। मतलब अब देखिए साइज में कैसे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका जो क्या बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमिलर बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अच्छा,
अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई इसको भी समझिएगा, वो क्या है? नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है आपके पास कि टू कॉन्ग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी दो कॉन्ग्रेंट फिगर हैं तो आप उनको सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन जो सिमिलर फिगर होते हैं ये क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि वो कैसे हो, वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो। इसीलिए उसमें क्या लगाया गया, नीड नॉट बी, यानी कि हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है बेटा कि सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता। अब देखिएगा इसको लिखने का तरीका देखिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, ठीक, और इसी तरीके से एक छोटा ट्रायंगल यहां बना देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है ट्रायंगल पी क्यू और आर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? तो जो ए बी सी है ये क्या है, ये पी क्यू आर के सिमिलर है, मैंने ऐसे बोल दिया, ये इसके सिमिलर है, ये साइन होता है सिमिलर का। तो आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब देखिएगा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो ध्यान में समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है क्या कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद रखिएगा, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। या आप कह सकते हो कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जी। तो देखो बेटा ए वाला एंगल पी के इक्वल होगा, तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कॉमा। इसी तरीके से बी वाला क्यू के होगा, तो आप लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और सी जो है वो आर के इक्वल होगा, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये चीज। ठीक है, क्लियर? अब करस्पॉन्डिंग साइड देखो बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड देखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ, यहाँ देखो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ए बी अप और नीचे क्या लिखोगे बोलो, पी क्यू इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे बी सी अपॉन में नीचे क्या लिखोगे क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू, अब ऐसे यहाँ पे आ जाओगे तो ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा पी आर। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ठीक है ना, उनका रेशियो इक्वल होता है, या फिर वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक, याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट वाला देखिए, ठीक है, हाँ फर्स्ट वाला देखिए, देयर कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्लियर है? अब आइएगा यहाँ से, देखिए मेन चैप्टर यहाँ पे था। देखिए हल्का सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, बाकी इसका डिटेल लेक्चर आपको देखना है ट्रायंगल का तो वो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज मिल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड अधिकतर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसे हम लोग बहुत ही प्यारे नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। क्यों कहते हैं थेल्स थ्योरम? क्योंकि इस थ्योरम को देने वाले जो महान मैथमेटिशियन थे बेटा, उनका क्या नाम था, थेल्स नाम था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसको रखा थेल्स थ्योरम। ठीक, अब समझेंगे थेल्स ने क्या बताया। देखो थेल्स ने बेटा ये बताया कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना, ये देखिएगा, अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी कोई भी दो साइड पर, किसी भी दो साइड पर, ये ठीक है, ये जो दो साइडें हैं, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल इस तरीके से, भाई किसी भी एक, मतलब उन्होंने ये बताया कि किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल, तो वो क्या करती है, वो उन बची हुई दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करती है। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया ई, यहाँ टच कर रही है, तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ही अपॉन ए सी, इनका जो रेशियो होगा बेटा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक, पढ़ के देखते हैं एक बार क्या बोला था उन्होंने। देखो बेटा, उन्होंने ये तो कहा कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए अगर एक लाइन ड्रॉ हो रही है पैरेलल किसकी, दूसरी साइड के, ठीक, ट्रायंगल टू लिखा टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, जहां पर ये टच करेगी डी और ई पर, ठीक, तो इनका जो रेशियो होगा बेटा वो कैसा होगा, वो आपस में इक्वल होगा, सेम रेशियो होगा। ये बात हमें प्रूव करा कि इन्होंने दिखाई थी, चलिए अब हमको ही प्रूव करना पड़ेगा भाई।
तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखते हैं क्या, गिवन, कि आपको क्या दिया गया है। तो ध्यान पे समझो, आपको दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC मुझे क्या पता है, DE पैरेलल BC। ये किसके पैरेलल है, BC के। अब इसमें गिवन क्या हमें करना पड़ता है, क्या हमें इसमें करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो समझो थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ इस पॉइंट D से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया ड्रॉ। इसी तरीके से E पर AD पर कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। क्लियर है ये बात। और मैंने क्या किया, ये देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइपेजियम टाइप का बन रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके डायगोनल्स को मीट करा दिया इस तरीके से, ठीक। चलो ये देखो भाई, मिल गए इनके डायगोनल्स भी। अब देखो, सपोज मान लीजिए ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, ये यहाँ पर, इसको मैंने ले लिया L, इसको ले लिया M। क्लियर है ये बात, ठीक। अब करना क्या, देखिए यहाँ पर हमें एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एरिया कॉन्सेप्ट कैसे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ट्रायंगल ADE, तो ट्रायंगल ADE में बहुत ध्यान से समझिएगा, ये परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। तो आप क्या लगाओगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इस पर देखो ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे यहां भी आप अप्लाई करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बस डिफरेंस क्या होगा कि इस वाले ट्रायंगल की जो एक्सटर्नल हाइट होगी उसको मैं क्या लूंगा, ये ME लूंगा, ठीक। फर्स्ट केस बनेगा। सेकेंड केस क्या बनेगा, मैं दोबारा से इसी ट्रायंगल का यूज करूंगा, बस बेस चेंज कर दूंगा। अब बेस क्या लूंगा, AE, और इसकी हाइट क्या होगी बेटा, ये होगी। और इस बार ये वाला बनेगा ट्रायंगल इस तरफ, और इसकी एक्सटर्नल हाइट भी सेम रहेगी। और मैं दोनों रेशियो क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इसके बाद आप क्या करोगे, क्लास 9th की छोटी सी थ्योरम आपने पढ़ी थी कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब सेम बेस से आप दो ट्रायंगल बनाते हो तो दोनों का जो एरिया होता है बेटा वो आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो समझ में आया इसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बेटा कि हमने ज्वाइन करा लिया है, किसको, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक है। हमने BE और CD को ज्वाइन कराया है। और इसके साथ क्या किया हुआ है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां से, कि हाँ EM परपेंडिकुलर टू साइड AD एंड DL परपेंडिकुलर टू AE, ठीक। ये चीज कंस्ट्रक्शन लिख दिया। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब आते हैं किस पर, टू प्रूफ पे। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो समझो बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, ये भी लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि इनका जो रेशियो होगा साइड यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बात प्रूफ करनी है, ठीक। अब आते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या पड़ेगी, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी सीधा सीधा प्रूफ, कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ये ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ADE, और इसके साथ इस वाले ट्रायंगल को लेना है, ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल ADE आप लिखेंगे यहां पर, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB, ठीक। इसमें अप्लाई कर दो DBE। आप बेटा यहां से लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। इनका जो एरिया होगा, अब सब चीज को, तो हमने क्या लिखा है यहां से, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सेम हाइट रहेगी दोनों की, तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB कितना होता है, AD अपॉन DB होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब जैसे जो हमने काम यहाँ पर किया है यही आपको करना है किसमें, सेकेंड वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखो सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सेम रहेगा बेटा ADE, और इसके साथ कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। AD के साथ DEC। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ से लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा था, DEC, ठीक है, ट्रायंगल DEC लगा लीजिए फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है AD, और हाइट इस बार कितनी रहेगी, देखो बेटा ध्यान से, हाइट इस बार ये लेंगे परपेंडिकुलर हाइट DL, ठीक है, ये वाली हाइट DL हाइट लेंगे इस तरफ वाली, ठीक, ये DL हाइट लेंगे इस बार, एक मिनट, हाँ DL हाइट लेंगे, ठीक है। चलो देखो ये DL हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना आएगा 1/2 DE, और इसकी भी एक्सटर्नल हाइट कितनी हो जाएगी DE हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, और ये भी इससे कैंसिल, ठीक, क्लियर। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इस तरफ कितना आ जाएगा AD अपॉन DE, ठीक, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप देखिए जो मुझे प्रूफ करना था थेस थ्योरम में वो तो आ ही चुका है इक्वेशन 1 एंड 2 से, आ चुका कि नहीं आ चुका। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो ये ऑलरेडी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ट्रायंगल ADBE और ट्रायंगल DEC, देखिए सेम बेस बिटवीन द पैरेलल लाइंस बने हुए, देखो बेस भी सेम है और लाइन भी पैरेलल, यानी कि इस वाले का जो एरिया होगा इस वाले का वो इस वाले एरिया के क्या होगा इक्वल होगा, तो दोनों का एरिया आपस में कैसा हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये बात आप लिख देंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC। क्यों होगा रीजन, आप रीजन लिखवा देंगे, क्योंकि ये कैसे है बेटा, ये सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इनके बीच में बने हुए, ठीक है, 9th की थ्योरम है ये हमारे पास। तो फिर आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब ये इक्वल हो गए तो ये आपस में इक्वल हो ही जाएंगे हमारे पास ये, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DE, हैंस प्रूव्ड, यही तो हमारे पास थेस थ्योरम थी बेटा, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये चीज क्लियर, समझ में आया सभी को। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर अगली जो हमारे पास थ्योरम है, सॉरी अगला जो क्वेश्चन है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, ठीक है। थेस थ्योरम, देखिए इसके प्रीवियस में जब हमने लेक्चर अपलोड किया था बेटा ट्रायंगल्स का, तो वहां पर मैंने आपको थेस थ्योरम को प्रूव करने के 2 तरीके सिखाए थे। फर्स्ट मेथड तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया, बाय कंस्ट्रक्शन मेथड, एंड सेकंड मेथड हमारे पास क्या था, बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का यूज करते हुए हमने इसको प्रूव किया था, ठीक है, ये चीज। तो आप चाहें तो वहां से उसको भी देख सकते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, चलिए एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं इस तरीके से, ये ठीक, ये हो गया A B C और D, ठीक है। आपसे कहा गया ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब समझो थोड़ा सा, उसने कहा AB पैरेलल टू DC, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और डायगोनल्स बेटा इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए इनके डायगोनल्स बना लेते हैं एक बार। ये डायगोनल्स मैंने बना लिए, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, इस तरीके से इनके डायगोनल्स बन गए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक। अब देखिए ध्यान में समझिएगा, दूसरा डायगोनल बना लो इस तरीके से, बन गया। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, ये O पॉइंट है, ठीक। और मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, ये कंडीशन दी गई कि AO अपॉन BO, ठीक है, देख लो भाई, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, तो CO अपॉन DO, ये बात प्रूव करनी है। अब कैसे प्रूव करेंगे ये समझिएगा, हमने क्या किया बेटा, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया कि हमने पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, किसके रिस्पेक्ट में, AB या CD, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एक लाइन के, हमने मान लिया हमने AB के पैरेलल ड्रॉ कर दी एक लाइन, ठीक। अब आप देखिए ध्यान पे समझिएगा, हमको क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमें बस इतनी बात पता है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ABCD जो है वो एक क्या दिया गया है, वो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है। अच्छा, अगर ABCD ट्रेपेजियम है तो उसने कंडीशन भी दे रखी थी कि
कि भाई ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक, अब जो प्रूव करना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन को मेंशन भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर दिया कि ड्रॉ, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब एक बात सोचिए आप ध्यान से, क्या अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और हमने जो लाइन ड्रॉ करी ओ ई वो किसके पैरेलल है, ई बी के, ए बी के सॉरी, तो तीनों लाइनें आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब आपको बस वो ट्रायंगल ढूंढना है जहां पर आप थेस लगा सकते हो। ठीक, ट्रायंगल ढूंढ लीजिए जरा एक बार, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल में अप्लाई करोगे थेस थ्योरम, दिख रहा है बेटा ये वाला। क्यों अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन इसके क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, हो रही है। इसी तरीके से जब आप इसमें अप्लाई करोगे, इस वाले में, इस वाले में, तो देखिएगा ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो रही है। ठीक, और दोनों में अप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझो थोड़ा सा, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखो कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले आप देखो कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, आप ए बी डी में कैसे दिखाओगे कि ए बी पैरेलल ओ ई, देन ये इसके पैरेलल है तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, थेल्स थ्योरम। तो ओ देखिए ऊपर से लगाना स्टार्ट करोगे तो डी ई बाई डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू, इधर अप्लाई करोगे तो ओ डी अपॉन ओ बी, ये हो गई पहली इक्वेशन। कैसे आई है, बाई थेल्स या बीपीटी। ठीक है, जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया बेटा, क्लियर। अब इसी तरीके से सेकंड वाले ट्रायंगल में अप्लाई करो, उसमें कैसे लिखोगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें अप्लाई करिए तो आप लिखोगे कि ई ओ पैरेलल सी डी, देन तो सेम रेशियो रहेगा भाई, इधर से अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू, और इधर से लिखेंगे तो ओ सी अपॉन ओ ए, ये हो गई इक्वेशन 2। ये भी कैसे आई है, बी पी टी से। आगे कि नहीं आगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए यहाँ पर भी है डी ई अपॉन ई ए, और बेटा यहाँ पर भी है डी ई अपॉन ई ए, है कि नहीं है। तो ये दोनों देखिए, इसका लगा हुआ कि एक साइड इक्वल है तो दूसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो दूसरी वाले इक्वल करा दो। तो आप कैसे लिख सकते हो कि ओ डी अपॉन, आप लिखोगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। अब जो लाना है उस पर ध्यान दो, ये तो आपने लिख लिया यहाँ से। अब मुझे देखिए, मुझे ओ ए के नीचे क्या चाहिए, ओ बी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए ओ ए के नीचे क्या चाहिए, ओ बी, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ओ डी अपॉन ओ सी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ ए। अब फिर से आओ दोबारा, देखो ओ बी अपॉन कहाँ गया ए, देखिए ओ ए ऊपर चाहिए और ओ बी नीचे चाहिए। तो देखिए ओ ए ऊपर चाहिए, ओ बी, यानी क्या करो आप दोनों तरफ क्या कर लो बेटा, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ आप कर दो रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। खत्म, क्लियर। देख लीजिए एक बार भाई, बिल्कुल सही आया, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए बस वही है, आपको बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेस थ्योरम लगाने के लिए ट्रायंगल ढूंढना आना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में जो लाइंस पैरेलल है वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है इंटरसेक्ट, बस उनका रेशियो ढूंढ लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। चलो आ जाओ बेटा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अभी तो ये फिलहाल तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, चलो एक ट्रायंगल बना लो बेटा। चलिए एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रायंगल पे थोड़ा ध्यान देना जरा। यहाँ पर जब आप इस ट्रायंगल को बना लिया है आपने, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ ए बी और सी, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसने कहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ माइंड नहीं होगा या मिड होगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मैं मान लेता हूँ कि यही कोई मिड पॉइंट रहा होगा, ये डी पॉइंट है। ठीक, और आपने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, और वो मान लीजिए इसको ई पॉइंट पे टच कर रही है।
इस तरीके से, ठीक। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो डी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने लिखा टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि जो डी है बेटा ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अब बहुत ध्यान पे समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2 लाइन का है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। क्या थेल्स ने बेटा क्या बताया था, जरा इधर रफली एक देखते हैं, छोटा सा आइडिया। थेल्स ने यही तो बताया हमको कि एक ट्रायंगल अगर ऐसा बनेगा ए बी और सी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, डी ई, तो बेटा इनका जो रेशियो था, इन साइड्स का रेशियो, वो आपस में क्या था, इक्वल था। यही तो थेल्स ने बताया। ऐसे देखिए, उसने बोला था, थेल्स जी ने क्या बोला था भैया कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप थोड़ा इसको अपोजिट वे में सोचिए। क्या थेल्स ने बताया कि लाइंस पैरेलल देन रेशियो इक्वल, तो आप इसको ऐसे सोचिए, अगर मैं रेशियो इक्वल कर दूं तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, यानी थेल्स के अपोजिट स्टेटमेंट से मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये कि अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल आया तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएंगी, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बस इसी बात को हमें अप्लाई कर देना है। देखो कैसे, मुझे कंडीशन क्या दी गई है, मुझे कंडीशन दी गई कि जो डी है वो मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका रेशियो 1 होगा। क्यों 1 होगा, उसका रीजन है भाई कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, वो डी बी के इक्वल है कि नहीं है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इनका रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, अगर इनका रेशियो 1 हो रहा है, ठीक, तो अगर मैं इसका रेशियो चेक करना चाहूँ, इनका रेशियो चेक करना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा रेशियो, मैं रेशियो ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, अगर मैं इसके रेशियो को इक्वल करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट करके चलता हूँ, चलो देख लो, ठीक है, ऐसा मैंने मान के चलता हूँ कि ए ई अपॉन ई सी, ठीक। अब ये तो 1 होता है बेटा, तो यहाँ 1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए ए ई अपॉन ई सी का रेशियो भी क्या आ गया, 1 आ गया। चाहो तो थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहो तो एक काम कर सकते थे, इसको ले लेते इक्वेशन 1 और इसको ले लेते इक्वेशन 2। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो 1 और 2 से मैंने क्या देखा कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो, दोनों का रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब दोनों का रेशियो 1 आ गया तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो आप लिखोगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड आप कैसे लिख सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये चीज क्लियर। ये तो जैसे आपने ये लिखा तो आप क्या लिखोगे, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स। तो यहां से आप लिख सकते हो बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स। कौन सी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, डी ई पैरेलल बी सी। डी किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक क्लियर, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान में समझना था। आप कुछ लोग गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो जब हम इसको वन साइड के मिलाएंगे तो वो उसको भी कर देगी पैरेलल। देखिए क्लास 9th में वो थी हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम, आप उसका यूज कर सकते थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती थी क्लास 9th में, याद कर लो एक बार थोड़ा सा, हो सकता है कहीं पे काम आ जाए, है ना, आती भी है काम एक दो जगह पर। मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हो इस तरीके से, ऐसे यूं, ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप क्या पाते हो, मान लीजिए ये डी है और ये ई है, तो पहला रिजल्ट ये होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है। ध्यान पे समझिएगा, पहला रिजल्ट क्या होता है कि डी ई पैरेलल बी सी, और दूसरा रिजल्ट क्या होता है कि डी ई की जो लेंथ होती है वो इसकी हाफ होती है, तो डी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, ये चीज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा यहाँ पर कि ये हमारे पास रिजल्ट किसका है, ये है मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है हमारे पास। ठीक क्लियर, चलिए आइए इस पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये हो गया, ठीक है, और हाँ देखो आ गया एक और क्वेश्चन आ गया उसी का ही, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। देखिए कह रहा है अगर हम किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें किसी भी ट्रायंगल के, तो वो किसके पैरेलल होंगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगी। यही तो थी मिड पॉइंट, थी कि नहीं थी। अब आप देखिए इसको आप थेल्स से कैसे करेंगे, थेल्स से कैसे का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा इसको। देखिए हमने क्या किया भैया, हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, ठीक, चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। अब अगर
ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक, क्लियर। और इससे मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन होगी डी ई, ठीक है, ये डी ई ये किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी। तो ये बात तो प्रूव करनी है ना, ये बात तो प्रूव करनी है, तो इसको हटा देते हैं ऐसे करके, यू बना दिया। अब ये क्वेश्चन उससे भी आसान हो गया, देखिए गिवन वगैरह आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन उससे भी आसान होगा। कैसे, देखो मैं अगर ए डी और डी बी का रेशियो चेक करूं तो बेटा इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1। ये तो बहुत सिंपल है, बोलो। और अगर मैं ए ई और ईसी का रेशियो चेक करूं तो इसका रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई बिल्कुल सही बात है, क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ए ई सी के इक्वल है तो ये भी कट जाएगा तो वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है ये चीज। अब जब इनका रेशियो दोनों का 1-1 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इनको मैंने कैसे लिखा, इनको मैंने लिखा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो बेटा यहां भी क्या लग गई, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स, जो आपको अच्छा लगे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, थेल्स। और मैं कैसे लिख सकता हूं कि जो डीई है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक, क्लियर। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यहां पर दो साइडों का मिड पॉइंट दे रखा है, तो अगर दो साइडों का मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है इनका और इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 तो आएगा भाई कटने के बाद, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या था, कहाँ गया, ये रहा। इस वाले क्वेश्चन में ये था कि भाई इस सिर्फ एक ही साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो हमने क्या किया कि हमने इस मिड पॉइंट को यहाँ पे रखा, इसका रेशियो 1। फिर मैं लट किया मैंने कि अगर इनका रेशियो इक्वल होगा तो भाई देखिए मैंने ये मान के चला इनका रेशियो इक्वल है, तो जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 1 तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी क्या आ जाएगा, तो यानी वो भी उसका मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। तो दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है ये चीज। चलिए अब एक छोटा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक, जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, देखो बेटा ध्यान से पढ़ो। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamp post, ठीक है, at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above, ठीक है। अच्छा एक लैम्प पोस्ट की तरफ से ही चल रहे हैं, एक मिनट, और ठीक है चलो देखो समझो कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान पे समझिएगा। ये मान लीजिए एक लैम्प पोस्ट है हमारे पास, और इसके पास यहाँ पर कहीं ये एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और जो लैम्प पोस्ट है वो कितना मीटर का है बेटा, वो है 3.6 मीटर का। अब 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो एक काम करते हैं इसको भी मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.9 मीटर, और ये हमारा लिखा गया है 3.6 मीटर, ठीक ये चीज। अब देखिए लैम्प पोस्ट है, इसके सामने ये लड़की खड़ी हुई है, तो उसने क्या बोला है कि वो लैम्प पोस्ट के बेस से दूर जा रही है, यानी यहाँ बेस से इस तरफ जा रही है, दूर जा रही है, ठीक। अच्छा जब ये दूर जा रही है तो उसकी जाने की स्पीड कितनी दी गई हमें, देखिए हमें जो स्पीड दी गई है चलने की स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। इफ द लैम्प पोस्ट 3.6 ऑफ द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टाइम हमको दिया गया है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी। चलिए देखिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं से चलना शुरू किया होगा ए, और ए से बी तक चल गई होगी, उसके बाद उसकी जो शेडो बनेगी वो यही तो बनेगी। चलो इसको मिला लो ऐसे करके, मिला दिया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये वाला, इसमें ये वाला एंगल कितनी डिग्री है, 90, ये भी कितना है 90, और ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया। तो क्या आप देख सकते हो कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है ये चीज। देखो जरा कैसे आपने लिखा, आप इस बात को दिखा सकते थे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, और इसको डी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ई सी बाई ए रूल, ठीक है। एंगल एंगल दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, बता दिया मैंने। भाई लिख तो लोगे, ये 90 ये 90
और ये कॉमन एंगल, तो बाई ए आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो आपको पता है सिमिलरिटी का रूल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता है 3.6, ये भी पता है, और ये वाली वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है कितनी होगी ये वाली, तो मुझे ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है। इसके लिए मुझे एक कंडीशन दी गई थी, क्या, स्पीड और टाइम। तो आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर दो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 1.2, टाइम कितना है 4, तो बड़ा डिस्टेंस आ जाएगी कितनी 4.8 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था, ठीक है। चलो अप्लाई कर दो, देखो सुनो ध्यान से। देखिए फुल लेंथ कितनी है 3.6 टावर की लेंथ, और लड़की की हाइट कितनी दी गई 0.9, इसके नीचे फुल लेंथ, तो ये कितना रखोगे 4.8 प्लस एक्स, और अपॉन में स्मॉल लेंथ कितनी दी गई है एक्स दी गई। यही तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल। देखिए बड़े वाली साइड के नीचे, मतलब हाइट के नीचे किसको रखेंगे, हाइट को रखेंगे, फुल लेंथ लेंगे और इसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ लेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड में। बस इसको सॉल्व कर लिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 9 4 जा 36, और ये 4.8, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना, और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स। इस x को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 4.8, कैंसिल आउट कर लेना बेटा, x की वैल्यू कितनी जाएगी 3 1 जा 3 और 1 कैरी 3 6 जा 18। तो आप कह सकते हो कि 4 सेकंड चलने के बाद जो लड़की है बेटा, जो गर्ल है, उसकी जो शेडो बनेगी उसकी लेंथ होगी 1.6 मीटर, ठीक, क्लियर यहाँ तक। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखो, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, मीडियन है, मीडियम नहीं है वो, मीडियन, ठीक है, मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल साइड दिस, देन शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने अपना 2024 का पेपर सॉल्व किया होगा तो आप पाएंगे कि उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 वाले सेट में, ठीक है, ये चीज। चलिए आइए देखिए सॉल्विंग देखते हैं पहले से कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, एक ट्रायंगल है AB और C, ठीक है, दिया हुआ है। दूसरा जो ट्रायंगल दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है PQR, PQ और R, ठीक है भाई, यहां तक दे दिया गया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक। अब आप थोड़ा समझो बेटा, क्या उसने कहा कि ए जो ABC है उसका जो मीडियन है वो AD है, ये देखिए ये AD मीडियन हो गया, और जो PQR है उसका PM मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक। अब देखिए छोटी सी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों में कि वो मीडियन की डेफिनेशन को समझ नहीं पाते। अगर AD मीडियन है इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक, और इसी तरीके से अगर PM मीडियन है तो आप बोलेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। तो भाई देखिए ये तो हो गया, इनके मिड पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए। अब जो कंडीशन दी गई उसका कर लो यूज। कंडीशन क्या दी गई, देखो हमें दिया गया कि इनका जो रेशियो है, यानी कि AB के साथ कौन दिया गया है, देखो कहाँ है, AB के साथ है PQ, AB BC AD, इनका रेशियो किसके इक्वल है, PQ QM और PM के इक्वल है। तो पहले लिख लो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC के नीचे कौन लिखेंगे QR, ठीक है, ये चीज, और AD के अपॉन में किसको लिखोगे, AD के नीचे हम लोग लिखेंगे PM को, ठीक, लिख दिया, क्लियर। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, अगर मुझे इस फुल ट्रायंगल को प्रूव करना तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए होगा इक्वल, ये वाला। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल आएगा जब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को, ध्यान पे समझना, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है छोटा वाला, अगर मैं इस छोटे वाले को इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं। भाई देखो AB अपॉन PQ तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको मत छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है, ये चीज। जरा यहां देखो, क्या तुम BC को क्या लिख सकते हो, जब ये वाली लेंथ इसके इक्वल है तो BC को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD, लिख सकते हो, बोलो। इसी तरीके से QM बेटा किसके इक्वल है, MR के इक्वल है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ QM, लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ QM, लिख दो बेटा 2 टाइम्स ऑफ QM, बस। और इसको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी, ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, ये चीज बन गया काम अपना। कैसे, देखो 2 से 2 कैंसिल। तो अब ये जो तीन साइडें हैं बेटा वो इन्हीं ट्रायंगल्स की, तो देखो AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM और AD अपॉन दिस। तो देखिए जिस भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल, सॉरी तीनों साइड्स का जो
रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है, तो वहां पे प्रॉपर्टी लगती है कौन सी, ट्रिपल एस। तो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल PQM। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, जब ये सिमिलर हो गए तो बाई CPST, CPST समझते हैं ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर से समझो, जो दो, ये जो दो दिए गए थे रिलेशन, इनको दोबारा लिखो। आप लिखेंगे एंड गिवन, हमें क्या दिया गया है भाई, देखिए बी और क्यू तो हमने कंडीशन से निकाल दिया। अब बारी है किसकी, बाकी रेशियो की। तो रेशियो पे ध्यान दो, क्या रेशियो लिखोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू ये बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें दिया गया है। अब दोबारा समझो, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, जल्दी से बोल दो इसमें से, बाई एस ए एस। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिखेंगे देन बाई एस ए एस ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, हो गई फुलफिल। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ। अच्छा, यहाँ से क्लियर ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अभी जैसा मैंने क्वेश्चन कराया वैसा ही है बिल्कुल भी, ध्यान में समझिएगा। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम। देखिए दो, यहाँ पर दो ट्रायंगल शेप में ऐसे बनेंगे हमारे पास इस तरीके से, थोड़ा समझना है बेटा इस चीज को। क्या, देखो आपसे कहा गया है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, मैंने मान लिया यही वर्टिकल पोल है ए से बी, ठीक है, ये कितने मीटर का है, 6 मीटर का, ठीक है। कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, और ये एक शेडो कास्ट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 4 मीटर लॉन्ग। फिर कह रहा है कि एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में एक टावर है हमारे पास, ये मान लेता हूँ यहाँ का टावर है ये, ठीक है। चाहो तो टावर थोड़ा बड़ा कर लो, वरना लगेगा कि टावर छोटा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मान लीजिए ये टावर है हमारे पास पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू एक टावर है बेटा, टावर की जो शेडो है वो कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। तो उस टावर की हाइट पूछी गई, टावर की हाइट क्या होगी, ये चीज, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल है कि सेम टाइम पर, जब सेम टाइम पर कोई भी दो शेडो बनती हैं तो उनका जो ये जो वर्टिकल एंगल होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। तो बाई ए आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो बेटा आप लिख सकते हो बाई डबल ए। तो डबल ए दोनों में आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए, ऐसे लिखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते थे साइड का रेशियो, कैसे अप्लाई करते हैं, देखो हाइट के नीचे हाइट को रखेंगे, ठीक है, तो 6/h, और शेडो के नीचे शेडो को रखो, तो कितना हो जाएगा 4/28। तो बेटा इसको जब करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा ये 1/7, 7 6 42, तो ये आ जाएगी 42 मीटर। तो ये किसकी हाइट आ गई, पोल की हाइट। तो जो टावर की हाइट कितनी आ गई, 42 मीटर, ठीक है। ये चीज क्लियर। वैसे भी कर सकते थे कि रेशियो इक्वल हो रहा है, देखिए जैसे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा 28, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि बन जाए 7, सेम मल्टीप्लाई करो 7 का, तो 7 6 कितना होता है 42 होता है, 7 6, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में आता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत है नहीं प्रूविंग वाले में, ठीक, क्लियर।